नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले बात है बोकारो में की। बोकारो में विस्थापित संयुक्त मोर्चा ने बीएसएल के खिलाफ रैली निकाली। एडीएम बिल्डिंग से पहले राजेंद्र चौक के पास बैरियर लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन यहां विस्थापितों और बीएसएल के होमगार्ड के साथ झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद एडीएम बिल्डिंग के मुख्य गेट के पास विस्थापित धरने पर बैठ गए। इस दौरान भी उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई और विस्थापित संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि मांगों को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। मांगे पूरी नहीं होने पर बीएसएल के सभी गेटों को जाम करने की चेतावनी भी दी। मेरा मांग है कि जमीन के बदले नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास चाहिए। और बीएसएल ये करने के बजाय आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये इंक्रीमेंट प्लांट बनाने के लिए ये विभिन्न कंपनियों को विस्थापित का खाली पड़ी जमीन को ये फिर से सौदा करना चाहता है। इधर पलामू पुलिस ने अमन साहू गिरोह के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। 12 लोटा के रोहित तिवारी और रुपेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों पर मोहम्मदगंज में हुई गोलीबारी में शामिल होने का आरोप है। 8 जुलाई को रेलवे का निर्माण कार्य कर रही कंपनी अशोका बिल्डकॉन के कैंप पर हमला हुआ था, जिसके बाद अपराधियों ने अमन साहू के नाम पर पर्चा भी छोड़ा था। जिसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था। इस मामले में अमन साहू समेत 8 अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसी के तहत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बाकी अपराधियों की भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल और एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। क्लियर हुआ कि सचमुच में यह अमन शाह गैंग के द्वारा ही ये रचित था घटना। हरि तिवारी ने इसमें मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका निभाई और हरि तिवारी के कहने पर यहाँ पर जो है दीपक उर्फ दीपू, उसने यहाँ पर स्थानीय रूप से हथियार उपलब्ध कराया। एक शूटर रांची से आया और बाकी 3 यहाँ स्थानीय लड़के थे जिन्हें पैसे का लोभ दिया गया और उन चारों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके फायरिंग की। इधर गिरिडीह के तारातांड इलाके में दिन दहाड़े बाइक सवार 5 अपराधियों ने बंदूक की नोक पर कोयला लदे ट्रक को लूट लिया और अपराधियों ने ड्राइवर को जंगल में बांधकर कोयला लदे ट्रक को लेकर चलते बढ़े। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो धनबाद के बरवाड़ा से कोयला लोड कर गिरिडीह की चाइना फैक्ट्री जा रहा था। इसी बीच धनबाद गिरिडीह मार्ग पर तारातांड जंगल के पास अपराधियों ने ट्रक को लूट लिया। फिलहाल पुलिस ड्राइवर को छुड़ाकर मामले की जांच कर रही है। 5 आदमी था, एक में 3 था, एक में 2 था। उसको ओवरटेक करके रोका। मेरा गाड़ी पुराना थोड़ा चढ़ाई में डिस्टर्ब किया। वो लोग आके रोक दिया, हम भी रोक दिए। बोलो नीचे उतरो। मैं बोलो भाई बात क्या किया। मैं बोलो तुम उतरेगा कि नहीं। तुरंत गन निकाल लिया बोले। धनबाद में नियोजन की मांग को लेकर जेएमएम और माले नेताओं ने अंबे आउटसोर्सिंग का कामकाज ठप कर दिया है। इस दौरान कंपनी प्रबंधन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन भी की और जेएमएम के ने स्थानीय लोगों के नियोजन की मांग की। बार बंदी कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है अनुशासन के तहत ही हम लोग जो है शुरू से ही हम लोग जो है लिख करके दिए इस कंपनी को कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बेरोजगारों को आप रोजगार दीजिए। बाहर से जो ला रहे हैं उसको लाना बंद कीजिए, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो हेल्पर हो। झारखंड में क्लास 9 से 12 तक की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को क्लास की साफ सफाई के आदेश दिए हैं और स्कूल के बच्चों के पहुंचने से पहले उनकी सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर भी दिख रही है। 9 अगस्त से क्लास शुरू करने की योजना है। रांची के धुर्वा स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव हाई स्कूल में कैसी चल रही है इसकी तैयारी, इसका जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को अब स्कूल आने की अनुमति दे दी है। मतलब ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब बच्चे स्कूल आएंगे उससे पहले की तैयारी भी देखनी ज़रूरी है। विभाग ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और उस दिशा निर्देश के मुताबिक जब बच्चे स्कूल आएंगे उससे पहले उनके क्लासरूम को, उनके बेंच को, उनके डेस्क को साफ करना है, क्योंकि बहुत दिनों से स्कूल बंद थे, क्लास नहीं चल रहे थे, तो इस तरह की गंदगी होना लाजमी भी है।
और यही चीज़ यहाँ देखने को भी मिल रही है। क्या कर रहे हैं आप? ये तो आज के पेपर में भी दी है कि आज से स्कूल खुलेंगे, अगले हफ्ता से क्लास लगना चालू हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमें सर लोग बोले, मैडम लोग कि बाबू थोड़ा साफ सुथरा कर दो, स्कूल खुलने वाला है। इसीलिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, ये साफ सफाई में लगे हैं और इसी तरह के जितने भी स्कूल हैं वहाँ इस तरह की साफ सफाई चल रही है। दीदी ये बताइए, जब बच्चे आएंगे ये तो ज़रूरी है, और इस वक्त जो तीसरा वेव है उसको लेकर आप लोग कितनी तैयार हैं और विभाग की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब स्कूल खुलनी चाहिए और वो बच्चे 9 अगस्त से क्लास आएंगे, लेकिन इसके पहले टीचर को आना ज़रूरी है, क्योंकि क्लासरूम की साफ़ सफाई की व्यवस्था करनी है। यदि साफ़ सफाई रहेगी तभी बच्चे आ पाएंगे और सुरक्षित रह पाएंगे। मैम, आपने क्या कुछ तैयारी कर रखी है और विभाग से आपको क्या कुछ आवश्यकता है? विभाग से तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पढ़ाई शुरू होगी तो सारे कमरों की सफाई एक बार मैंने करवा दी थी कि शायद स्कूल खुल जाए, लेकिन अब खुल गया, खुशी की बात है। और साफ़ सफाई हो ही रही है और सैनिटाइजर की व्यवस्था है हमारे यहाँ। आपको ये बता देना ज़रूरी है कि अगर आपके मन में कहीं किसी भी तरह की दुविधा है तो आप उस दुविधा को इन तस्वीरों के माध्यम से दूर कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल आपके बच्चों के लिए तैयार हो रहा है और आपके जब बच्चे यहाँ आएंगे तो कोरोना काल में वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, उनको कोरोना नहीं छू पाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो भी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। रांची से अविनाश कुमार, न्यूज़ 18। और देश भर में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी चल रही है। झारखंड में भी पूरी तैयारी का दावा किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य भर में पीएसए प्लांट नहीं लगे हैं। रिम्स में ऑक्सीजन का प्लांट जरूर तैयार है, लेकिन अब तक पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं हो पाया है। जबकि सदर अस्पताल में भी अब भी काम चल रहा है। हालांकि सदर अस्पताल में 1 हफ्ते के भीतर प्लांट लग जाने की संभावना है। कल परसों का जो रिपोर्ट है, केरला में 20,000 प्लस केसेस मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए डराने वाली और चिंता वाली बात है। एक छोटे स्टेट में अगर 20,000 से ज़्यादा केसेस मिले, हमारा भी स्टेट का पॉपुलेशन लगभग उसी बराबर है, इसलिए हमें भी युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी और जल्द से जल्द जो भी पीएसए जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, उसे चालू करने की जरूरत है, जिससे जरूरत पड़ने पर हमारे मरीजों को, झारखंड के और रांची के मरीजों को उसका लाभ मिल सके। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक्शन एड और गिव इंडिया ने देवघर जिला प्रशासन को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपा है, जिसका लोकार्पण अल्पसंख्यक कल्याण और खेल मंत्री हफीजुल हसन ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जेएसी नामकुम ने इंटर परीक्षार्थियों का हंगामा, भारी संख्या में इंटर परीक्षार्थियों की भीड़ और पहुंची जैक कार्यालय में रिजल्ट में संशोधन करने की इंटर में बड़ी संख्या में फेल कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी कार्यालय के गेट के ऊपर चढ़कर अंदर घुसे और छात्र शिक्षा मंत्री के नाम आवेदन में रिजल्ट में संशोधन करने की मांग भी की। काफी देर तक छात्रों के हंगामे से कार्यालय गूंजता रहा। इधर पलामू में कोयल नदी की उफनती धारा में कुछ सिरफिरे मौत का स्टंट कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। खतरनाक रूप देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा, लेकिन इन्हें ना अपनी जिंदगी की परवाह है, ना अपने परिजनों की। बस पल भर की मौज मस्ती के लिए कोयल नदी में छलांग लगा देते हैं और उस पानी में तैरते हुए किनारे की ओर चले जाते हैं। लेकिन कौन समझाए कि महज चंद सेकंड का ये रोमांच इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। कृपया करके ऐसा खेल मत खेलिए जो आपके परिजनों को जिंदगी भर के लिए गम में डुबो कर रख दे। संजय भारती, न्यूज़ 18 पलामू।
और भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने 1-0 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। यह ओलंपिक इतिहास में पहली बार हुआ है जब टीम भारत की महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा। भारत की तरफ से एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने खेल के 22वें मिनट में किया और टीम इंडिया के लिए ये जीत बेहद खास है क्योंकि भारतीय महिला हॉकी की टीम की शुरुआत टोक्यो ओलंपिक में ठीक नहीं हुई और उसे 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन रानी रामपाल की अगुवाई वाली टीम ने हार नहीं मानी और शानदार तरीके से एक के बाद एक मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची। अब एक नजर डालते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक में अब तक के सफर पर। पहले मैच में नीदरलैंड से 5-1 से टीम हारी। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के बारे में आपको बता रहे हैं अब तक क्या हुआ। और दूसरे मैच में जर्मनी ने 2-0 से दी मात और तीसरे मैच में ब्रिटेन ने 4-1 से हराया। वहीं पहले 3 मैच के बाद भारत की शानदार वापसी रही है। चौथे मैच में दक्षिण अफ्रीका पर 4-3 से जीत। पांचवें मैच की बात करें तो पांचवें मैच में आयरलैंड को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और सेमीफाइनल में 4 अगस्त को अर्जेंटीना से अब मुकाबला होगा। सिमडेगा में एक बार फिर ढोल और नगाड़े बजे और ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन की खुशी में हॉकी की नर्सरी में ऐसा जश्न मना जो हमेशा याद रहेगा। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में एक बार फिर आन बान और शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है। हिप हिप हुर्रे और चख दे इंडिया के नारे लग रहे हैं। तो ढोल नगाड़ों की धुन पर हॉकी की युवा पौध सड़क पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। जश्न भला मनाए भी तो क्यों नहीं। देश की बहादुर बेटियों ने इतिहास जो रच दिया है। जब से टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल मैच में पुरुषों के बाद महिला हॉकी टीम की जीतने की खबर आई, तब से सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में नगाड़े का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि वो अभी ओलंपिक खेल रहे हैं और सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। दोनों ही टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और आगे भी फाइनल तक खेले और गोल्ड मेडल लाए। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य के रूप में झारखंड की 2 बेटियां सलीमा टेटे और निक्की प्रधान इस समय पूरा दमखम दिखा रही हैं। सलीमा टेटे ने तो सालों सिमडेगा के इसी हरे भरे एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में पसीना बहाया है, तो अपनी बहादुर बेटी की इस सफलता पर सिमडेगा को भी भरपूर गर्व है। इसलिए ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम की सफलता की खुशी में सिमडेगा के कोने कोने में जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। बहुत दिन बाद 40-45 साल बाद ओलंपिक में हम लोग क्वार्टर फाइनल जीते और फाइनल में प्रवेश किए। पहला अवसर है जब भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। हम उम्मीद करेंगे और शुभकामनाएं देंगे और दुआ करेंगे कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल भी खेले और फाइनल भी जीते और पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में भारत का परचम लहराए। तो सिमडेगा और झारखंड ही नहीं, पूरा देश गोल्ड मांग रहा है। उम्मीद है जाबाज बेटियां देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी और हॉकी ग्राउंड में दमखम लगाकर दिखा देंगी कि वो किसी से कम नहीं है। श्रीरामपुरी, न्यूज़ 18, सिमडेगा। और सिमडेगा डीसी ने भारतीय महिला टीम को बधाई दी है, साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं भी दी। कहते एक रिजोल्यूट परफॉर्मेंस, तो उससे बड़ा गर्व हुआ। बेहतरीन डिफेंडिंग, टाइमली गोल, ये सभी कुछ था।
और इसके उपरांत मैं कहूँगा आप जीते या ना जीते, लेकिन जो आपको करना था, जो जज्बा जगाना था, जो विश्व चैम्पियन को हरा के आपने प्रूव किया है, उससे जो बढ़ावा मिलेगा, उससे जो जोश पैदा होगा, उससे जो अगली पीढ़ियाँ आएंगी और नया जज्बा पैदा होगा, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। और इसके लिए जो हम सभी ज़िलेवासी ही नहीं, पूरा राज्य जो है वो सलीमा और निक्की का जो है आभार हम लोग प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि आप गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज जो हो सके अपना बेस्ट जीत कर आइए। हम सभी आपके साथ हैं, सभी की दुआएं आपके साथ हैं। गिरिडीह का ऐतिहासिक पंच मंदिर प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, लेकिन उपेक्षा और लापरवाही ने इस बेशकीमती धरोहर की दुर्दशा करके रख दी है। बारीक नक्काशी और मजबूत नींव पर 300 साल से भी ज्यादा समय से खड़ी प्राचीन पंच मंदिर की दरो दीवार भले ही टूट फूट गई हो, लेकिन इतिहास समृद्ध रहा है। इसलिए आज भी जब कभी जमुआ के रास्ते से गुजरने वाले सैलानियों की नजर इस मंदिर की गुंबद पर जाती है तो जल्दी हटती नहीं है। कहा जाता है कि जब अंग्रेजी हुकूमत के समय साल 1830 में जमुआ के 3 जमींदार भाइयों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, तो उसकी स्थापत्य कला का दीदार करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पंच मंदिर की चौखट पर पहुंचते थे। लेकिन उपेक्षा और लापरवाही ने आज उस ऐतिहासिक धरोहर की दुर्दशा करके रख दी है। तो क्या बच्चों को कमाल था जो इतना सुंदर बनाए, अब इसका कोई देखभाल नहीं होता है, कोई देखभाल नहीं करता है। हाँ, कोई देखभाल नहीं का बराबर है। ये मंदिर आप देख सकते हैं कि अब किस तरह हो गया है। हम लोग सरकार से यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द काम हो और इस क्षेत्र का विकास हो। कोरोना काल के पहले तक सावन के महीने में पंच मंदिर का प्रांगण श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता था, लेकिन जब से कोरोना ने पांव पसारा, पंच मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए क्या बंद हुए, देख रेख भी बंद हो गई। अब दीवार पर लगी ईंट टूट टूट कर गिरती रहती है और अपने पूर्वजों की इस अनमोल सौगात की हालत देखकर जमुआ के बाशिंदे सिसकते रहते हैं। हालांकि ग्रामीणों की मांग को देखते हुए प्रशासन की नींद टूटती दिख रही है। सरकार की नज़र में आ गई है, तो अगर इस पर्यटन स्थल अगर बन जाए तो यहाँ देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पधारेंगे, क्योंकि 1830 ईस्वी में बना यह मंदिर अपनी शोभा के लिए जानी जाती है। तो प्रशासन की ताजा पहल से उम्मीद की जा रही है कि पंच मंदिर का परिसर फिर से गुलजार तो होगा ही, ये ऐतिहासिक धरोहर फिर से वही पहचान बनाएगी जिसकी वो दरअसल हकदार है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।